नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी की हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी जेल वार्डर, फायरमैन और एसएससी जीडी के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लिया गया है, जिसका लेसन नंबर 6 है, जिसमें काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी जेल वार्डर, फायरमैन और एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मुझे अनअकैडमी पर आज ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग कोर्स प्रोवाइड करवाता रहता हूं डेली बेसिस पे। तो एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित हैं, ये हमको बताना है। आगरा, कानपुर, लखनऊ या झांसी? तो जल्दी से बताइए कि आपका सही उत्तर क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं, ये हमको बताना है। आरएनए और लिपिड्स, डीएनए और शुगर, डीएनए और प्रोटीन्स या डीएनए और आरएनए? जल्दी से बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डीएनए और प्रोटीन्स, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हाल ही में निधन हो गया, तो वह किस वर्ष भारत के पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, ये हमको बताना है। तो जल्दी से बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा भी जा सकता है। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1996। जी हाँ दोस्तों, 1996 भारत भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे 1996 में? श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि निर्भय शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, ये हमको बताना है। जल्दी से बताइए। निर उपसर्ग, ना उपसर्ग, उप उपसर्ग या अभी उपसर्ग? तो दोस्तों, अगर हम बात करें निर्भय शब्द की, तो निर्भय शब्द में जो आपका उपसर्ग होगा वो कौन सा उपसर्ग होगा? वह हो जाएगा आपका निर उपसर्ग, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्भय में आपका निर उपसर्ग होगा। भिक्षुक में उपयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा, कि भैया भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है, ये हमको बताना है। तो जल्दी से बताइए कि भिक्षुक में उपयुक्त प्रत्यय कौन सा है, आ, उ, उक या अक? तो भिक्षुक में जो आपका प्रत्यय यूज हुआ है वो हुआ है आपका उक प्रत्यय, यानी कि उस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भिक्षुक में आपका उक प्रत्यय यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, ये हमको बताना है। करुण रस, वीर रस, हास रस या श्रृंगार रस? तो दोस्तों, अगर हम बात करें उत्साह के बारे में कि उत्साह जो है वो किस रस का स्थायी भाव है, तो उस उत्साह जो है वो आपका वीर रस का स्थायी भाव है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वो है आपका उत्साह। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का स्थायी भाव है आपका उत्साह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बहुवरीय समास का उदाहरण कौन सा है, ये हमको बताना है। लंबोदर, त्रिपुरा या त्रिफला, पंचवटी या सत्सई? तो दोस्तों, अगर हम बात करें बहुवरीय समास के उदाहरण की, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके भगवान के नाम होते हैं 90% वो सब के सब आपके किस समास में आते हैं? बहुवरीय समास में। और लंबोदर जो है वो किस समास का उदाहरण है? बहुवरीय समास का उदाहरण है, क्योंकि लंबोदर जो है वो आपका गणेश जी का पर्यायवाची है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान शब्द में कौन सी संधि है, ये हमको बताना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, अगर हम बात करें संविधान शब्द की कि संविधान शब्द में कौन सी संधि है, तो संविधान शब्द में आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी दोस्तों? व्यंजन संधि, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान शब्द में आपकी व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए कि धुरंधर किस प्रकार से लिखा जाता है। देख लीजिए दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा धुरंधर, लेकिन आपने ये नहीं जाना कि एक्चुअल में किस प्रकार से लिखा जाता है आपका धुरंधर। तो धुरंधर जो है वो आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अंधा युग के लेखक कौन है, ये हमको बताना है। जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती,
जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद्र। तो दोस्तों अगर हम बात करें अंधा युग की, तो अगर अंधा युग की लेखक की बात करें तो अंधा युग के जो आपके लेखक हैं वो हैं आपके धर्मवीर भारती। जी हाँ दोस्तों, धर्मवीर भारती जो हैं वो आपके अंधा युग के लेखक हैं, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ये हमको बताना है। आपठित, अपभ्रंश, मौलिक या अपठनीय। तो बिना बिना पढ़े हुए अंश को हम क्या बोलते हैं? बिना पढ़े हुए अंश को हम अपठित बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपठित। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिना पढ़े हुए अंश को हम अपठित के नाम से जानते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि युगवाणी के रचनाकार कौन है, ये हमको बताना है। सुमित्रा नंदन पंत, अजय, बालकृष्ण शर्मा नवीर या जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों अगर हम बात करें युगवाणी के रचनाकार की, तो युगवाणी के जो आपके रचनाकार हैं उनका नाम है आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत जो है वो आपके युगवाणी के रचनाकार है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, वीणा भी आपकी सुमित्रा नंदन पंत की है, पल्लव आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, मुक्ति यज्ञ भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। तो इन सब रचनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12-12 जबकि दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, ये हमको बताना है। रोला चंद्र, बरबे चंद्र, इंद्रवर्जा चंद्र या सोटा चंद्र। तो उस छंद का नाम बताना है जिसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा जबकि दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बरबे चंद्र। जी हाँ दोस्तों, बरबे चंद्र के पहले और तीसरे चरण में 12-12 जबकि दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है, ये हमको बताना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या मलिक मोहम्मद जायसी। तो दोस्तों अगर हम बात करें ध्रुव स्वामी के रचनाकार की, तो ध्रुव स्वामिनी के जो आपके रचनाकार हैं उनका नाम है आपका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है वो आपके ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि श्रीधर पाठ की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है, ये हमको बताना है। कश्मीर सुषमा, पूरा नाम है आपका कश्मीर सुषमा, भारत दुर्दशा, प्रेम वाटिका या कामनी। तो दोस्तों अगर हम बात करें श्रीधर पाठक की सबसे प्रसिद्ध रचना की, तो कश्मीर सुषमा जो है आपकी, सुषमा और कर लीजिएगा, ये श्रीधर पाठक की काफी प्रसिद्ध रचना है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाल पीले मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ, खुश होना, मेहनत करना, क्रोधित होना या दुखी होना। तो लाल पीले होना मुहावरे का सही अर्थ होगा आपका क्रोधित होना। कैसा दोस्तों? क्रोधित होना, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है आपका क्रोधित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। रश्मि का पर्यायवाची क्या होगा, ये हमको बताना है। रश्मि के पर्यायवाची के बारे में, ज्योति, भूषण, श्यामा या मधुकर। तो दोस्तों अगर हम बात करें रश्मि के पर्यायवाची की, तो ज्योति जो होगा जो आपका रश्मि का पर्यायवाची होगा। क्या दोस्तों? ज्योति। किसका पर्यायवाची शब्द है? रश्मि का पर्यायवाची शब्द है आपका ज्योति। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि श्रृंखला जो है इसमें खाली स्थान दिए हुए हैं, तो इस खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा, ये हमको बताना है। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही उत्तर क्या होगा। देखो, एम एम ए एम फिर आपका एम। देखो, एम से पहले जो आपका है वो आपका ए है, यानी कि ज्याले एम से पहले आपका ए आने चाहिए, यानी कि पहले में अगर हम ए भरते हैं तो देख लेते हैं। तो तीनों ही, जो चौथा ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि पहले ऑप्शंस में ए केवल तीन ही जगह दिया हुआ है, तीन ही ऑप्शंस में दिया है। ठीक है, देखो ए के बाद भी आपका एम है और एम से पहले भी आपका एम है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया क्या ए, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपका एम। क्या आएगा दोस्तों? एम। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका एम, और ए से पहले भी आपका एम है तो यहाँ भी आपका एम, यानी कि ए एम एम। तो देखो ए एम एम कौन से ऑप्शंस में दिया है? तो ए एम एम दिया है आपका केवल दूसरे ऑप्शंस में। कहाँ पर दिया है दोस्तों? केवल दूसरे ऑप्शंस में दिया है आपका ए एम, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। विषम शब्द का हमको चयन करना है कि इनमें से विषम क्या होगा। जल्दी से बताइए कि विषम क्या है। तो देखो, विषम होना चाहिए आपका, पहले तो आप बताइए कि इसमें कौन सी रीजनिंग लग रही है, क्योंकि ऐसे शब्दों में अक्सर काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, हमने सबको जोड़ के देखा, 5 6 11 11 12 और 1 13, तो इसका आया आपका 13। इसका ऐड करके देखा, 5 4 9 9 और 8 कितना हो गया? 17 और 3
20। 8 7 15, 2 17 और 3 ये भी 20। इसको जोड़ा 9 9 18 और 2 20, यानी कि सब में 20 आ रहा, जोड़ने में केवल पहले वाले में 13 आ रहा। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि विषम संख्या को चयन कीजिए कि विषम संख्या क्या है। 24 36 48 और 59 में से हमको विषम संख्या बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 59। देखा ना, 2 का दोगुना 4, 3 का दोगुना 6, 4 का दोगुना 8, तो 5 का दोगुना 10 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 510 होना चाहिए, जबकि 59 है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी का अगर उपग्रह चंद्रमा है तो शनि का उपग्रह क्या है। ये भी आपका रीजन से संबंधित क्वेश्चन है। फोबोस, यूरोपा, डेमोस या टाइटन। तो टाइटन जो है वो आपका शनि का उपग्रह है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब मैं आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपसरण से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, ये हमको बताना है। इटावा, गोरखपुर, फर्रुखाबाद या मेरठ। तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।